चलिए अब हम देखने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या होते हैं ये? दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। एग्जाम्पल है उनका इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं। आपकी माताजी अपने शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खिंचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए। इस अध्ययन में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। जितने भी परिवर्तन हैं कौन कौन से हैं? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार लें। आप टुकड़े को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते। लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? तो ये कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से आपको एक कागज़ लेना है और कागज़ को कट करना है। इस तरह से पूरा कागज़ था, उसको पहले ऐसे 4 हिस्सों में कट किया, फिर एक पीस लिए 4 हिस्सों में कट किया। तो क्या होता है, गुण में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये पूरा जुड़ नहीं पाता, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, अपितु जो पुराना पदार्थ रहता है उसके ही टुकड़े हो जाते हैं, नया पदार्थ नहीं बनता है। एक और एक्टिविटी करा देती हूँ मैं आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक्टिविटी है 5.2। इस एक्टिविटी को देख लेते हैं बहुत अच्छे से। अपनी कक्षा के चॉक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्र कर लें, अथवा चॉक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण या पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चॉक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चॉक के चूर्ण से फिर चॉक बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा। अब आगे पढ़ लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थों की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचे या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाता है। आप देखते होंगे आपके घर में भी लोहे की जो चीज़ें हैं उनमें जंग लग जाता है। तो वो क्या है? वो एक रासायनिक परिवर्तन है। घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाता है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाता है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ से भिन्न
होती है जिस पर यह लगती है। जंग जो होता है वो लोहा नहीं है, वो भिन्न होती है। इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक। आगे पढ़ते हैं। आपको एक सावधानी दी हुई है। मैग्नीशियम के क्या करना है? मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए। आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम का जो तार होता है, अगर आप उसको लंबे समय तक देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, तो क्या होता है? वो हानिकारक होता है, क्योंकि वह जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर तो इसके लिए आपको टकटकी लगाकर नहीं देखना है। आगे देखें। देखिए ये मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता है जो इस तरह से आपको शो हो रहा है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। मैग्नीशियम का जो फीता होता है, आपको पता है वो कैसी ज्वाला देता है? ये देता है चमकदार श्वेत प्रकाश देती हुई जलने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, मतलब वायु में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आगे पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं आपको कवर करा रही हूँ। मैग्नीशियम जो जलता है वो वायु में ही जल जाता है अपने आप। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए आपको क्या करना है? कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परखनेली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन से कीजिए। तो क्या होता है? वो रंग बदल जाता है। देखिए इस तरह से हो जाता है। पहले विलयन ऐसा था और उसके बाद कैसा हो जाता है? डिफरेंट। पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, मतलब कि जिसमें रंग बदल जाता है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आप क्या करते हैं, घर पर आप बनाते हैं चीनी और नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? चीनी को घोलते हैं और डालते हैं नमक, नींबू, पानी। तो वो क्या होता है? जैसा कलर पहले था उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एक डेफिनेशन से समझ सकते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको भी पढ़ के देख लेते हैं। क्या है? आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटकों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होते तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुंचा सकती है। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। तो ओजोन क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। आगे पढ़ते हैं। लोहे में जंग लगना। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तु को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती हैं। जंग लगने की प्रक्रिया को एक समीकरण से बताया गया है। उस समीकरण को देख लेते हैं, जो समीकरण आती भी है। लोहा Fe ऑक्सीजन वायु से लेते हैं और जल, ये मिक्स होने के बाद क्या बनता है? जंग बन जाता है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ओके,
आई होप ये समझ में आया होगा। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। आप देखते हैं जहाँ पर हवा है और जरा बहुत पानी की नमी होती है वहाँ पर जंग जल्दी लगता है। आगे पढ़ लेते हैं। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे कर सकते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। ओके, सब कुछ लोग अपने घर पर ये काम करते भी हैं। एक क्वेश्चन बनता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, पढ़ते हैं। सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उसमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक का परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ योर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन, जो कि एग्ज़ाम में आता भी है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। आगे देखते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती। ठीक है, जंग क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वो कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसी धातुओं से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं क्रिस्टलीकरण होता क्या है। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता। उसमें कुछ क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, जिस तरह से आपको इस पिक्चर में क्या शो हो रहे हैं, आपको शो हो रहे हैं ये कॉपर सल्फेट है। इस पिक्चर में ये जो एक बाउल है इसमें क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट है। लेकिन देखिए इस वाली पिक्चर में आपको कुछ क्रिस्टल दिए हुए हैं कॉपर सल्फेट के, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक डन भी करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।